अब मुझे पता नहीं कि आपको मेरी स्क्रीन पूरी नज़र आ रही है कि नहीं, मुझे बताइए। कैन यू सी माई स्क्रीन गाइज? मुनीब बताइएगा। ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। लेट्स स्टार्ट नाउ। सेक्शन बी जी 1 आउट ऑफ 3 करना होता है। मैं भी देख रहा था, आसान सेक्शन बी है। क्वेश्चन 2A बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड इन अ प्लान्ड इकोनॉमी एंड इन अ मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहले तो बच्चे मुझे बता दो, आपके ख्याल में डेफिनेशन कौन सी देनी चाहिए? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, शाबाश, वेरी गुड। तो लेट्स डिफाइन द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। There are unlimited wants of human beings and limited resources to make goods and services to satisfy them. This causes scarcity. 2 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। अब एप्लीकेशन के जो 6 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स के लिए प्लान्ड इकोनॉमी में कैसे इस एड्रेस किया जाता है इस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, यानी रिसोर्सेज को कौन और कैसे एलोकेट करता है। 3 मार्क्स के लिए फ्री मार्केट इकोनॉमी में, या मार्केट इकोनॉमी खाली जिसको बोलते हैं, वो भी एक ही बात है। प्राइवेट सेक्टर, उसमें क्या होता है? तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जब भी फ्री मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी पे क्वेश्चन हो, तो आप बच्चों ने 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सबसे पहले, हु ओन्स, व्हाट इज द मोटिव एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म। उसी में आधी बात हो जाती है, फिर थोड़ा सा उसको एक्सपैंड कर देंगे। तो प्लान्ड इकोनॉमी, मुझे आप में से ही कोई बच्चा बता दो, हु ओन्स अ प्लान्ड इकोनॉमी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ओन्स। यस, तो आपने बोलना है कि इन अ प्लान्ड इकोनॉमी रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल प्लानिंग, यानी गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ओन्स इट। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है बच्चों? हाँ, आप बोलोगे गवर्नमेंट मोटिव इज कलेक्टिव सोशल वेलफेयर। ठीक है, दे वांट टू एलोकेट रिसोर्सेज इन अ वे टू ब्रिंग इन इक्विटी, यानी बराबरी इनकम वगैरह की, इक्विटी एंड मोर फेयरनेस। ठीक है, तो अब हमने पहला मार्क्स ले लिया, कौन ओन कर रहा है, दूसरा मोटिव क्या है, तीसरे मार्क के लिए मैकेनिज्म को बताएंगे। मुझे बताएं, गवर्नमेंट कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? सर रेशनिंग। Rationing mechanism. So government follows rationing mechanism, that is through central planning, through allocation of quotas of production and consumption. ये बात समझ आ रही है? कौन कितना बनाएगा ये डिसीजन भी गवर्नमेंट कर रही है, और किस किस को कितना मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज का हिस्सा जब वो बन जाएंगी, ये डिसीजन भी गवर्नमेंट कर रही है। सो हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, नेसेसिटीज आर provided throughout the country at low prices. Merit and demerit goods are produced at the optimum level. ठीक है, however there is lack of efficiency due to lack of profit motive. आराम से आपके 3 मार्क्स आराम से खुले आ गए। सेम काम करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मुझे बताइएगा, लेट्स से मोहम्मद अली, फ्री मार्केट इकोनॉमी को ओन कौन करता है, मोटिव क्या होता है, मैकेनिज्म जरा अच्छा सा बता दो। मोहम्मद अली ऐसा बच्चा नहीं है जो शाय करे बात करने से। वो कह रहे मेरा माय माइक इज नॉट वर्किंग। ओके ओके ओके, लेट्स गो टू खदीजा। कैन यू टेल मी हु ओन्स planned sorry free market economy, what is the motive and what's the mechanism? तसल्ली से जरा बताना, एक एक दो लाइनों में। चले मैं खुद ही बता दें मुनीब, लेकिन आराम आराम से और गलती नहीं करनी। ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं सर वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फर्म्स ओन करते हैं शाबाश। सर। और फ्री मार्केट में सर गवर्नमेंट की या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं इंटरवेंशन होती है। शाबाश। और सर प्राइस मैकेनिज्म एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म, इसको जरा अच्छी तरह बताओ। सर प्राइस मैकेनिज्म सर ये होता है कि सप्लाई और डिमांड से प्राइस सेट करना। बहुत अच्छे। फिर और सर प्राइस इनकम अपने फंक्शंस प्ले करती है, ये ज़रूरी है बताना। फंक्शंस ऑफ रैशनिंग, सिग्नल, इंसेंटिव, ये सारे फंक्शन प्राइस प्ले करती है। उसके थ्रू रिसोर्सेज को बड़े एफिशिएंटली एलोकेट किया जाता है फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट। अब इसमें एक दो बता देंगे जी कि इस केस में बहुत एफिशिएंसी आती है, क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइसेस कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से चॉइस ज़्यादा होती है, कस्टमर्स की सॉवरेंटी होती है।
लेकिन मसला क्या होता है, मेरिट गुड्स कम बन जाती हैं, डीमेरिट गुड्स ज़्यादा बन जाती हैं। बस ब्रीफली, आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं करना। एवरीबडी गॉट इट जी? कोई कंफ्यूजन? एक्सेलेंट। आई नीड मोर पार्टिसिपेशन। सिर्फ मुनीब वगैरह चंद बच्चे कर रहे हैं। अनस, अब आपसे मैं ज़रा बात करूंगा। दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट, डिस्कस द व्यू दैट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी आपके माइंड में आना चाहिए क्या चीज़ है, ऑल्दो मार्क्स नहीं है लेकिन आप डिफाइन कर देंगे। द ओनली रोल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड द सप्लाई ऑफ मेरिट गुड्स शुड बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। मुझे बताएं, मार्क्स स्कीम के 12 मार्क्स मोहम्मद अनस सिटी स्कूल कैसे डिवाइड करोगे? अनस, आई नीड योर आंसर। कोशिश करें, गलत भी हो जाए कोई इतना मसला नहीं है। 12 मार्क्स मार्क्स स्कीम के बच्चे कैसे डिवाइड करेंगे? कुछ याद है इसमें कितने मार्क्स किस चीज़ के लिए होते हैं? सर वो उसने मैसेज किया है। हाँ, क्या लिखा है उसने? सर, टू knowledge, three for one paragraph and other three for other paragraph for analysis. नो मेरा बेटा, दैट इज टोटली रॉन्ग। सर मैं बता दूं? मुनीब ठहर जाओ, आई नीड टू एड्रेस अदर किड्स एज वेल। जी, एनीवन एल्स? लेट मी सी कौन कौन है मेरे पास, तो हम बार बार यही चीज़ करें और बच्चों को ना आए तो अच्छी बात नहीं है। लेट्स सी, जैनब शुएब, प्लीज़ बेटे माइक ऑन कीजिएगा। मुझे बताओ बेटे, 12 मार्क्स की मार्क्स स्कीम क्या होती है? कितने फॉर कितने? Sir, 4 marks why merit should be produced by private sector अच्छा, or why should be produced by government sector and for evaluation. कुछ हद तक बात ठीक है। अब दोबारा बताइएगा। 4 फॉर वाई मेरिट गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड 4 फॉर व्हाट? Why it should be produced by government? तो आप पब्लिक गुड्स को बिल्कुल एड्रेस ही नहीं कर रहे हो क्वेश्चन में। पब्लिक Now, गुड्स, या या government वाले में ही आ जाएगा कि उसके साथ ही. हाँ, ये आप इवैल्यूएशन की बात कर रहे हो। सबसे पहले बेटे याद रखो, एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं। 8 मार्क्स फॉर एनालिसिस, नथिंग फॉर नॉलेज, 8 फॉर एनालिसिस। अब उसने दो हमें यहाँ पे केसेस दिए हैं, पब्लिक गुड्स का, मेरिट गुड्स का। सो अप टू 4 मार्क्स, जैसे उसने कहा व्हाई गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, अप टू 4 मार्क्स व्हाई प्राइवेट सेक्टर शुड प्रोवाइड मेरिट गुड्स। और उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर कैसे फेल होता है, 4 मार्क्स में हम इवेल्युएट करेंगे कि मेरिट गुड्स में भी क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होनी चाहिए कि नहीं। अब समझ आ गई जैनब? Yes, sir. गुड गुड, तो लेट्स स्टार्ट जी। मुझे हमजा हयात गोंदल, आप A2 के बच्चे हो, पब्लिक गुड्स का मार्केट फेलियर प्रॉपर्ली पढ़ चुके हो। 4 मार्क्स के लिए बताओ कि पब्लिक गुड्स सिर्फ गवर्नमेंट क्यों प्रोड्यूस करती है? पब्लिक गुड्स के प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक बताओ, क्या प्रॉब्लम फिर पैदा होती है जिसकी वजह से सिर्फ गवर्नमेंट ये प्रोड्यूस करती है? हमजा, आर यू एबल टू टर्न ऑन योर माइक? नहीं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। लेट्स डू इट सेम वे अगेन। मैं ही करता हूँ। मेरा था कि अब एग्ज़ाम पास है तो आप लोग ज़्यादा बोलें, एंड नॉट जस्ट मुनीब एंड राफे एंड क्रेसेंट के बच्चे या बैरियर टाउन बॉयज़। आई वांट अदर्स टू स्पीक एज वेल। लेट्स सी, माहीन अली बेटे, बी कॉन्फिडेंट, कोई मसला नहीं है, इसी से हम सीखते हैं। 4 मार्क्स के लिए बताओ पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताओ, और उनको सिर्फ गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है। इन 3 चीज़ों को बता दो। व्हाट आर पब्लिक गुड्स, उनकी एग्जाम्पल्स दो, फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और किस वजह से सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर ये प्रोवाइड नहीं करता। माहिन, तसल्ली से बताइएगा, एनालिसिस कीजिए। कम ऑन माहिन, गलत हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। 4 मार्क्स के लिए मेरे सिंपल क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जी मेरा बेटा। Sir, they are non-excludable. शाबाश, बताओ व्हाट इज नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। अब बताते जाओ। मेरा क्वेश्चन पूछने का बीच में मकसद नहीं होना चाहिए, सही बोलते तो जाए।
No one can be stopped from consumption once they're provided. Keep speaking, shabash. Non-rivalry, non-exhaustible. Means बोलते जाओ, बोलते जाओ. Consumption by one person does not reduce their availability to others. शाबाश. Examples खुद ही बोलते जाओ. I shouldn't be asking. Oxygen, no. खुदा के वास्ते. जी. कौन सी होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और हम सब कुछ टैक्स पेयर के पैसा होता है, बाकी सारे फ्री इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ओके जी. स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस, ये जो होते हैं आपके लाइट हाउसेज, ठीक है. रेडियो एंड टीवी, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग. महिंद्रा माइक बंद कर दो, आपका काफी शोर आ रहा है. वेल डन सो फार. सो examples of public goods are street lights, national defense, lighthouses, etc. Because of the above characteristics, they have a free rider problem where some consumers benefit from them without paying. Where some consumers benefit from them without paying. Therefore, only government can provide them from tax revenue, right? Because free market is unable to charge a price for them because of the free rider problem. Hence, government should provide public goods, otherwise they will not be produced at all in private sector. सब बच्चों को ये 4 मार्क समझ आ गए. अपनी तरफ से समझ लो. नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी एक्सप्लेन करना एक मार्क है, नॉन राइवलरी दूसरा मार्क है, एग्जाम्पल का कभी वो देता है कभी नहीं देता. उसके बाद जी 2 मार्क्स हैं कि क्या फ्री मार्केट प्रोवाइड करेगी. सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करना है, जो हमने डिटेल में एनालिसिस कर दिया. एनी वन हु स्ट्रगलिंग इवन द स्लाइटेस्ट. अनस सर जी 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 जी. सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे? बेटे ये हर क्लास रिकॉर्डिंग लग रही है यूट्यूब चैनल पे. आप कौन बोल रहे हैं? मैं वसीम. वसी. जी जी हर क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे, उसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग लग रही है. ठीक है. ठीक है सर. ऑल राइट, ऑल राइट. सो लेट्स मूव ऑन. माइक बंद कर दो. थैंक यू. अप टू 4. व्हाई मेरिट गुड्स शुड बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर. मेरिट गुड्स का पहले बताओ बेटे हैं क्या. मेरिट गुड्स आर, लेट्स मी आस्क सम वन ऑफ यू. लेट्स से माहीन, कैन यू टेल मी व्हाट आर. मेरे माहीन से बात होगी, सॉरी. मरियम जरार माइक ऑन नहीं करेंगी. लेट्स से अदीब अदनान, मेरिट गुड्स को डिफाइन कर दो अच्छी तरह और एग्जांपल दे दो. Sir, merit goods are all the goods which are beneficial for the consumer, but due to lack of information failure, they are underproduced and underconsumed. बहुत अच्छा बोला, लेकिन जब आपने बोला ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर, वो आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया बात को. या तो बोलो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या बोलो इंफॉर्मेशन फेलियर. फॉलो कर रहे हो बात? अच्छा हाँ सॉरी. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है इसके बेटे? सर एजुकेशन, हेल्थ केयर. हाँ, अब इनका बताएं मुझे कि ये अंडर कंज्यूम होती हैं, अंडर प्रोड्यूस होती हैं, या ओवर कंज्यूम एंड प्रोड्यूस. अंडर. बिकॉज ऑफ लेस डिमांड. सो अगर आपकी सारी बताई बात को मैं इकट्ठा कर रहा हूं. अब आप लोग ना पूरा पैराग्राफ बोला करो. डोंट स्टॉप टिल आई टेल यू. Merit goods are beneficial for consumers, but the consumer underestimates their benefit because of lack of proper information, yeah, because of information failure. He or she is not fully aware of the benefits of merit goods for themselves. For example, education and healthcare. As a result, the demand is less and they're underconsumed and underproduced in free market. राइट जी. उसके बाद बेटे एक इसका और मार्केट फेलियर भी है. मैं थोड़ा सा एडवांस में जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए. मेरिट गुड्स हैव बेनिफिट फॉर थर्ड पार्टीज एज वेल, एक्सटर्नल बेनिफिट्स. एजुकेटेड वर्क फोर्स होगी, हेल्दी वर्क फोर्स होगी, तो आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा होगी, कंट्री के जीडीपी बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने प्राइवेट बेनिफिट प्रॉफिट वगैरह देख रहा होता है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स को इग्नोर कर देते हैं. इसलिए भी अंडर प्रोड्यूस, अंडर कंज्यूम हो रही होती हैं. तो in this case, private sector can charge a price for them because they're excludable and rival. Private goods की type हैं, but they will be underproduced. Evaluation अब करते हैं. As discussed above, private public goods should only be produced by public sector because private sector does not have a mechanism. Price mechanism will not supply them because of their free rider problem. Excludability and rivalry का मसला नहीं है, उस मसला है उसमें. Non excludable है, non rival है. Whereas merit goods will be underproduced in a free market, although of a very good quality and very efficient.
hence government intervention becomes necessary. And that's why in a mixed economy, government also produces merit goods along with private sector to make sure that that market failure of underconsumption does not happen. सब बच्चों को समझ आ गया या थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और हेल्प चाहिए हो? Let me quickly show you the mark scheme for this. Question 2A वो क्या कह रहा है जी? Explain how fundamental economic problem is addressed in a planned economy and in a market economy. For knowledge and understanding of fundamental economic problems, scarce resources but unlimited wants, 2 marks. Application that explains how the problem is addressed in a planned economy, central planning, government के through, government allocate करे resources welfare के लिए. um, फिर उसके बाद जी and further application how this problem is addressed in a market economy, वही who owns, who allocates, what is the mechanism, role of price mechanism, example rationing, signaling, interaction of demand and supply etc. may be discussed. थोड़े बहुत फायदे नुकसान बता दीजिएगा. That will be your 8 marks. बी पार्ट में कहता है जी 4 मार्क्स हैं. पब्लिक गुड्स क्यों प्रोवाइड होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू एंड नॉट प्राइवेट सेक्टर? हमने प्रॉपरली बता दिया कि जी नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन राइवल है, फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है, पैसे चार्ज नहीं किए जा सकते, इनको मार्केट नहीं किया जा सकता, हेंस फ्री मार्केट प्रॉफिट के लिए प्रोवाइड करती है, तो ये अंडर प्रोवाइडेड हो जाएंगी, अंडर कंज्यूम्ड होएंगी. तो गवर्नमेंट को अपने तरफ से प्रोवाइड करना पड़ता है टैक्स के पैसे से टू मेक श्योर दैट दीज आर प्रोवाइडेड टू द पब्लिक, क्योंकि इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से फ्री मार्केट प्रोवाइड नहीं करेगी. फिर जी मेरिट गुड्स के केस में why they may be provided by the private sector and or the government. प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रोवाइड करेगा? राइवलरी है इनमें, एक्सक्लूडेबिलिटी है, फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट गुड्स हैं तो इनके पैसे चार्ज किए जाते हैं. तो हेल्थ केयर एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा और बड़े अच्छी एफिशिएंटली प्रोवाइड करेगा. बट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन फेलियर ऑफ मेरिट गुड्स, कंज्यूमर को पूरी तरह पता नहीं है कितनी बेनिफिशियल है उसके लिए डिमांड कम है, कंजम्पशन कम है, थर्ड पार्टी के बेनिफिट्स को इग्नोर किया जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये अंडर प्रोड्यूस हो जाएंगी. इवैल्यूएशन में हम यही बताएंगे कि पब्लिक गुड्स तो सारी की सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी टैक्स के पैसे से, क्योंकि उनकी प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती. अलबत्ता जो ये मेरिट गुड्स हैं वो दोनों सेक्टर प्रोवाइड करेंगे, जहां पे प्राइवेट सेक्टर सही क्वांटिटी में नहीं बना रहा, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी. ऑल गुड बच्चों, कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा आप लोग इस पे गौर करें, लगता जरा मुश्किल है ये क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान है. 3A. PED को डिफाइन करने के लिए उसके बाद पहली बार इलास्टिक शाबाश, दैट इज द होल थिंग, दैट इज द होल थिंग. तो बड़ी तसल्ली से जी कॉन्सेप्ट ऑफ पीईडी का क्वेश्चन था. डू नॉट जंप टू द आंसर लाइक यू डिड राफे. आराम से पहले 2 मार्क्स नॉलेज के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप बनाओ. के यू लिखो, 2 मार्क्स लिखो आगे. um, आगे लिखें जी कि मैंने क्या करना है, मैंने डिफाइन करना है पीईडी को और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला देना है. मेरे ख्याल अब सबको आता है. Ityatan, it's a degree of responsiveness of quantity demanded to a change in price of the product. Its formula is PED is equal to mathematical form में लिखिएगा, यानी PED equal to का साइन चाहे वर्ड्स में लिखें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मैथमेटिकल साइंस में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 2 मार्क्स अपनी जेब में डालें. फॉर्मूला बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, मुफ्त का 1 मार्क जाया कर बैठते हैं. अब वो कह रहे हैं कि पीईडी की नॉलेज को यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बताएं why is it a bad idea for a firm why is it a bad idea for a firm producing a product that constitutes a large proportion of households income कि वो प्राइस बढ़ाए. और फिर कहता है गुड आइडिया क्यों है फॉर अ फर्म प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड इनकम. सिंपली जो स्पिट के हमारे फैक्टर्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसमें से आए इनकम प्रोपोर्शन स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन है. तो हम कहेंगे जी द प्रोडक्ट दैट टेक्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, हाउसहोल्ड्स इनकम, ठीक है, it's likely to have elastic demand because most likely it's a luxury, or even if it's not, it's taking a major proportion of consumers income, hence is price sensitive, so demand is likely to be elastic. अब पूरा explain करना है, बेसिक बात नहीं करनी, परसेंटेज चेंज का जिक्र करना है. If the firm raises price a greater percentage,
increase in price, sorry, a smaller percentage increase in price will lead to a greater percentage fall in quantity demanded. Elastic है ना? Hence the firm's revenue will fall. That's why it's a bad idea for firms to raise the price of such products. समझ आ गया बेटे सबको? सेकंड वाला आप में से कोई इसी Yes, अंदाज में sir. पूरा एक्सप्लेन करे. जी जी बोले बोले बेटे. जी go ahead. Who's asking? हाँ जी. क्वेश्चन नहीं. अच्छा ठीक है. सेकंड पार्ट इसी तरह कोई बच्चा बताए मुझे. आंसर इफ यूर देयर आप बता दो कि why it is a good idea for a firm producing a product that constitutes a small proportion of household income कि उसकी प्राइस बढ़ाई जाए. Okay, let's go to I don't remember who is there today. um, राफे आप हैं क्लास में? सर राफी नहीं है. राफे नहीं है. चलें मुनीब आप ही बता दें बेटे. why it is a good idea for a firm जिसकी वो थोड़ा सा हिस्सा ले रही है इनकम का सर हाउस की. अगर तो ये स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड इनकम है तो सर इसका ये मतलब है कि जो यानी कि जो कंज्यूमर है वो या इसे लेते हुए वो सोचेगा, यानी कि उसकी उसकी इनकम पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा तो वो ले लेगा. तो इंग्लिश उसके में बाद बोलो सर बेटे. यानी कि इस तरह मजा नहीं आ रहा. इंग्लिश में सही बोल रहे हो बट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बेटे. एग्जाम्स आर टू सर क्लोज. पहले उर्दू में बता के फिर इंग्लिश कर. ओके ओके. और सर इसकी जो डिमांड होगी सर इस वजह से इनइलास्टिक होगी. शाबाश. तो सर जब इसकी तो सर इनइलास्टिक को डिफाइन कर देंगे कि हायर परसेंटेज चेंज इन प्राइस वुड लेड टू अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो सर उसके बाद बता देंगे कि प्राइस बढ़ने से सर उसका सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा. ओके शाबाश. अब एक्सप्लेन कर दो इंग्लिश में. इफ अ प्रोडक्ट टेक्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन, यहां से स्टार्ट करो. Sir, as a product has a small proportion of household income, it would be not a big part of Consumers income of the budget. consumer. बहुत So the अच्छे. consumer budget, so the demand would be inelastic. So the demand of the good would be likely to be inelastic. Inelastic. That is, a higher percentage change in price would lead to a smaller percentage change in quantity demanded. So a rise in price would as only a few consumer would stop buying this product. The sales revenue might increase of the firm. बहुत अच्छे शाबाश. आप चेंज की बजाय अगर स्ट्रेट अवे कह दो as a result a greater percentage rise in the price will lead to a smaller percentage fall in quantity demanded, तो आपको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. his revenue will rise. ठीक है. Yes, sir. बजाय चेंज के वर्ड के राइज और फॉल इन क्वांटिटी करो. ठीक है. यस. अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ बताइएगा कंज्यूमर विल नॉट बी वेरी सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस. इट माइट बी अ नेसेसिटी प्रोडक्ट्स लाइक मैच बॉक्सेस. अच्छा लगेगा एग्जांपल दे दोगे. सबको समझ आ गया बच्चों? 8 मार्क्स. 2 फॉर नॉलेज, 3 एप्लीकेशन के. क्यों बुरा आइडिया है ऐसी गुड की प्राइस बढ़ाना जो आपके बजट का मेजर चंक ले रही है, और क्यों अच्छा आइडिया है प्राइस बढ़ाना ऐसी गुड को जो कि आपके बजट का बहुत छोटा सा हिस्सा ले रही है. सब बच्चों को प्लीज बी वेरी ओपन. 100% क्लियर है? ऑलराइट, लेट्स गो ऑन टू सेकंड पार्ट, बी पार्ट. ये हम ऐसा क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं. डिस्कस वेदर cross elasticity of demand or income elasticity of demand is likely to be more useful in assisting a firm in its pricing decisions. 12 मार्क का क्वेश्चन है. नॉलेज का कोई मार्क नहीं है. अब आप लोग क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में वेस्ट करोगे अपने एफर्ट को. कर दो, लेकिन ये ना सोचो कि भाई इसके मार्क्स है. अच्छा लगेगा. Cross elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of good A to a change in price of good B. Its formula is percentage change in quantity demanded of good A over percentage change in price of good B. लेकिन बच्चे समझते हैं मैंने 4 लाइनें लिख दी हैं, मेरे 2 मार्क्स आ गए. नो मार्क्स येट. एक्सीडी की नॉलेज का फायदा. लेट्स गो टू शयान अली. शयान अली, व्हाट इज बिजनेस को फायदा प्राइसिंग करते हो अपनी प्रोडक्ट को यूजिंग द नॉलेज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? दोनों बताना. पॉजिटिव एक्सीडी,
कौन सी गुड्स की होती है, उसमें क्या फायदा है, नेगेटिव एक्सीडी कौन सी गुड्स की होती है, क्या फायदा है. टेक योर टाइम. शायद मुझे इतना बता दें, आप क्लास में हैं. सैयद साद अली हैं, शायान अली आप हैं तो सही. बेटे माइक ऑन करना बेटे शायान. ऑल राइटी. साद अली आप माइक ऑन कीजिएगा. और इस तरह क्या हो रहा है, अच्छे बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती जा रही है, जिनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट वीक हैं वो शर्माने की वजह से उनका गड़बड़ हो रही है. साद अली कैन यू एड्रेस दिस क्वेश्चन. Yes, sir. आराम If the आराम से. firm is aware of the value बहुत of तेज positive बोलते हो, बहुत equity तेज बोलते हो. product, सुनो सुनो, बहुत तेज बोलते हो, सबके लिए बोल रहे हो. आराम आराम से च्यू ऑन योर वर्ड, स्टेप बाय स्टेप लाइक अ टीचर बात करें साथ. if the firm is aware of its the positive value of positive equity product that are substitute, it can assess the impact of change in its on its revenue of changes in price of substitute. If बहुत prices अच्छे. of substitutes for decreases, demand for its product will fall. Hence, firm should also cut prices of its product to maintain revenue. If the firm is aware of its value for negative equity goods that are complementary goods, it can also assess the impact on its revenue of changes in price of if the price of complementary good for demand for a product is likely to increase. Hence, firm should also increase prices to increase its revenue. If the firm is aware of the value variety of the during अच्छा रुक recession, जाओ रुक जाओ. demand एक्चुअली for एक्चुअली आपने बुरा कर दिया 4 मार्क्स के लिए. तो इन्होंने 4 मार्क्स के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का काफी अच्छा किया है. अब उड़ एहतियातन यहाँ पे लिमिटेशन भी दूंगा. साथ माइक बंद कर दो, मैं एहतियातन यहाँ लिमिटेशन भी दूंगा. एक बार फिर बोल रहा हूँ बड़े आराम आराम से. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल हेल्प द फर्म डिसाइड the right pricing. If the value of XCD is positive, that means substitutes goods. So if the substitutes raise the price, the demand for our product is likely to rise depending on how close the substitutes are. Value of XCD बताएगी. Hence, they should raise the price or keep the same price to encourage more consumers buying, because now we're relatively cheaper, our sales revenue is likely to rise. On the other hand, if the substitute product's price falls, firm should cut price, give buy one get one free options in order to maintain its sales revenue, because our demand is likely to fall. ये हो गया जी पॉजिटिव एक्सीडी का. In case of negative XCD, it means complements which are jointly demanded goods. If the price of complementary goods such as cars rises, demand for the other complements such as tire will fall. So the tire producing firms should cut price, give promotional offers in order to maintain revenue as the car sales are down, and vice versa. ठीक है. अब हम आते हैं जी सेम, वेरी वेल डन साद. सेम चीज हम करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ. रामीन आसिफ, आर यू इन द क्लास? Yes, sir. शाबाश तसल्ली से. वाई डी पॉजिटिव, वाई डी नेगेटिव. और पॉजिटिव में तीनों टाइप की गुड्स का, खास तौर पे लग्जरीज एंड नेसेसिटीज का जरूर बताइएगा. आराम से बेटे करो इसको, क्या यूजफुलनेस है फर्म के लिए प्राइसिंग डिसीजंस में. सर अगर तो वाईडी नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो गुड है वो दैट्स एन इंफीरियर गुड. शाबाश. तो at times when like the economy is facing recession, the firms can raise the prices of inferior goods because their क्योंकि demand उनकी is likely to rise. शाबाश. और दूसरी तरफ when the YED is positive, that means that the goods are normal goods. उसमें से अच्छा थोड़ा सा यहाँ luxury पे, item थोड़ा सा यहाँ पे आपने और भी करना है. If the economy is going through growth period, demand for inferior goods will fall. They should do what? Switch to. sorry sir आपने क्या मैंने कहा? कहा अगर इनकम्स बढ़ रही हैं, ग्रोथ पीरियड है, तो इंफीरियर गुड्स वालों को क्या करना चाहिए? स्विच टू. प्राइसेस कट डाउन करनी चाहिए. प्राइसेस कट डाउन करने से फायदा नहीं होगा, बिकॉज इनकम्स बढ़ रही हैं, लोग लग्जूरियस गुड्स चाह रहे हैं, नॉर्मल गुड्स चाह रहे हैं. दे शुड स्विच टू मेकिंग सम नॉर्मल गुड्स. ठीक है. ओके. Yes, to redeem the revenue, to redeem the revenue lost from inferior goods. फॉलो कर रहे हो?
मेनली आपसे वो सुनना चाह रहा है कि इनकम इलास्टिसिटी की नॉलेज है बच्चे के पास कि नहीं. रामीन गॉट इट. Yes, sir. अब इसी तरह शाबाश, नॉर्मल गुड्स का बताओ, उसमें नेसेसिटीज लग्जरीज का अलग करके बताइएगा. टेक योर टाइम. Sir, normal goods have a positive YED. Uh, Luxuries have a relatively इलास्टिक. elastic YED. That means that a smaller percentage change in price can bring about a larger प्राइस. percentage. प्राइस नो, Uh, इट्स इनकम. Sorry, sir. I just woke up. चलो कोई नहीं, आप रिलैक्स करो. यू डूइंग वेरी वेल दो. रिलैक्स करो. मैं वाईडी का करवा देता हूँ. In case of YD, firm should be able to assess how changes in income will affect the demand for their product, and as a result decide what kind of products to produce and what kind of prices to charge. If they're making inferior goods, like Ramin said, YD will be negative. During periods of recession, demand for such goods rises because they're of low quality, such as second-hand clothing वगैरह. They should be able to raise prices to earn more revenue at this stage as demand is rising. But during periods of growth and boom, when incomes are rising, people will switch away from inferior goods. Now, the inferior goods producer should switch to making some normal goods in order to recover the revenue lost from inferior goods. ठीक हो गया? In case of normal goods, they have a positive YID. In case of rising incomes, boom periods, firms should add more luxuries to their product range because their demand is income elastic and their revenue will rise by raising price. ठीक है? On the other hand, if incomes are falling, it's a recessionary period, demand for normal and luxury goods will fall. If the producer is producing necessity type of normal goods, demand will fall by much less. There'll be hardly any effect. Inelastic demand hai. But if they're making luxury products, demand will fall greatly. The producer should switch to making some inferior goods in order to recover the lost revenue. ये आपका पूरा आंसर हो गया. इवेल्युएशन में हमेशा हम पीडी को तरजीह देते हैं बाकियों के ऊपर. प्राइस elasticity of demand is more useful than income elasticity of demand, as changing price of our product is in direct control. सॉरी, क्रॉस elasticity के मुकाबले में, because क्रॉस elasticity की बात यहाँ पे करेंगे. XCD is better than YD because changing price of our product in response to competitors price etc is easier than switching from normal to inferior goods etc. XCD is more useful in short run as business can immediately change prices in response to changes in complementary and substitute goods, whereas moving from normal to inferior goods is more useful in long run through YD. However, PED is the most useful as price is in direct control of producer and the change in price results immediately. All these elasticities have their limitations such as old historic data, inaccurate figures, market research की base पे होते हैं, सही नहीं होते. Hence, decisions should be made considering all market conditions, not just XCD and YD. बच्चों, सबको क्लियर हो गया? ये हमने बहुत दफा कर लिया है. किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? सर, मैंने एक बात पूछनी थी. जी मेरे बेटा. सर, एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो उनमें पीईडी और वाईडी की हम लोग वीकनेसेस नहीं बताएंगे? अच्छा, इसमें एक्सीडी था, मैंने एंड पे बता दिए. वैल्यूएशन में आप साथ साथ बता सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है. बेटर के साथ साथ निपटा दें, ठीक है ना. चाहे दोनों का एनालिसिस करके एंड पे दोनों के साथ कर लें, फिर वैल्यूएशन कर दें, ठीक है. ओके सर. Good girl. Let's go to number 4. Let's see G who's with us. Explain how inflation is measured and why a rising rate of inflation may be of concern to consumers and producers. पहला पार्ट 2 मार्क्स के लिए. किसी को क्लास में ना पता हो कि इन्फ्लेशन मेजरमेंट का हमारे पास कौन सी टेक्निक्स है, उसका नाम क्या है, किसी को ना पता हो? Okay, then I'll ask someone. Let's see. Manan Shami, if you're there, are you there, Manan? ओके. जी 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 मनान, शाबाश. क्या पूछा आपने? मैंने पूछा वहां पे है ना, अभी मैंने भी सिर्फ आया हूँ. अभी सिर्फ ये पूछा, आर यू देयर? यूर देयर. मुझे जवाब मिल गया. मुझे बताएं बेटे इस पार्ट का नॉलेज के लिए आंसर. एक्सप्लेन हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड. कौन सी ऐसी है चीज इकोनॉमिक्स में जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को मेजर करती है?
हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है मनान जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए यूज होती है? Consumer price index. शाबाश, वी यूज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू मेजर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करो. टेक योर टाइम. इट इज अ ईयर ऑन ईयर. ओके, मैं बताता हूँ. इट मेजर्स द ईयर ऑन ईयर चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल इन इंडेक्स फॉर्म. साल बाय साल साल के बाद हम देख रहे हैं कि कितनी महंगाई या चीज़ें सस्ती हो रही, क्या हो रहा है. सो इट्स अ ईयर ऑन ईयर चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल मेजर्ड इन इंडेक्स फॉर्म. ठीक है, थोड़ा सा और भी बता दो. वी यूज बेस ईयर टू कंपेयर each current year's prices using a basket, general basket of goods and services. अच्छा जी. अब सिंपल, राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कंज्यूमर्स क्यों परेशान होंगे? प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, पहले कंज्यूमर्स के लिए, फिर प्रोड्यूसर्स के लिए. लेट्स स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स, वो जरा ज्यादा आसान है. मेन्यू कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट. ठीक है, आप बता सकते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद मेन्यू कॉस्ट. ठीक है, प्रोड्यूसर्स विल हैव टू रीप्रिंट मेन्यूज. ये एप्लीकेशन के 3 मार्क्स हैं. Reprint menus, brochures, catalogs, website will be needed to be updated with constantly changing price level. As a result, their costs will increase. ठीक है, उसके बाद हम प्रोड्यूसर्स पे जाते हैं जी. प्रोड्यूसर्स may experience, if they're exporting producers, ठीक है, they may experience that their exports have become expensive and uncompetitive in international market and their demand may fall. Firms competing with imported goods will also experience that imports are appearing cheaper for consumers and demand for local products may fall. People may switch to imports. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं जी कि प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका मुसलसल जो है अनसर्टेनिटी की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशनरी नॉइज इसको बोलते हैं, उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो छोड़ देने पड़ते हैं बिकॉज दे आर वरिड अबाउट चेंज इन कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, ये मैंने एडिशनल एक पॉइंट बता दिया. तो पहला मेन्यू कॉस्ट 1 मार्क के लिए. फिर उसके बाद एक्सपोर्टिंग प्रोड्यूसर्स की चीज़ें महंगी हो गई वर्ल्ड मार्केट में, हम कई बार कर चुके हैं. अनकम्पेटिटिव हुई, अगर डिमांड इलास्टिक थी तो उनसे रेवेन्यू कम होगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में उनको नुकसान होएगा, रेवेन्यू कम होएगा. फिर इसी तरह लोकल प्रोड्यूसर्स के मुकाबले में सस्ती इंपोर्ट्स आ जाएंगी, बाहर महंगाई अगर नहीं है, हमारे ज़्यादा इन्फ्लेशन, तो एज ए रिजल्ट उनकी डिमांड भी गिरेगी. कंज्यूमर्स की बात करते हैं जी. कंज्यूमर्स बिकम पैनिक्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड and they start panic buying. They're worried about prices to rise further, so they keep buying. As a result, inflation rises further. Aggregate demand further बढ़ती रहती है. ठीक है जी. Consumers on fixed incomes like pensioners, unemployed on benefits will experience fall in real value of their income purchasing power. Hence, they'll be able to afford less and less in the same amount of money available. Money will lose its functions of medium of exchange, store of value, etc. Hence, consumers will not feel confident in saving in form of money. They'll have to save in gold or other currencies, etc. बस 3 मार्क्स हैं, more than enough. सब बच्चों को समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके ओके. आखिरी क्वेश्चन जी, इससे पहले हम जरा मार्क्स स्कीम देख लें जो बाकी क्वेश्चंस की नहीं देखी. क्लोज इट ओवर जी. पीडी का सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ PD1 यानी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस अलोन प्लस एन एक्यूरेट फॉर्मूला. फॉर्मूला का पक्का मार्क है, ना भूलिएगा. परसेंटेज चेंज इन QD और परसेंटेज चेंज इन प्राइस. Application for explanation of the effects on revenue, where PD is elastic for a product that constitutes a large proportion of household income. This means that PD will be most likely elastic, which means revenue is likely to fall. अब देखो note देखिएगा, a simple explanation of the impact of elasticity should not be credited. E.g., an increase in price leads to a large fall in demand. No change in demand. Answer must refer to percentage or proportional changes. ये please पल्ले बांध लीजिएगा कि जब भी आप इलास्टिसिटी पीडी का क्वेश्चन करें उसमें परसेंटेज चेंज को रेफर करें, लार्जर स्मॉलर की बात ना करें. लार्जर परसेंटेज चेंज, लार्जर परसेंटेज राइज इन प्राइस विल लीड टू अ स्मॉलर परसेंटेज फॉल इन क्वांटिटी, इस तरह करके. फिर जी अगले 3 मार्क्स के लिए फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑन रेवेन्यू,
where PD is inelastic for a product that constitutes a small proportion of household incomes. This means PD is likely to be inelastic, which means revenue is likely to fall. Price आप बढ़ाओगे, rise, price आप बढ़ाओगे, a larger percentage increase in price will cause a smaller percentage fall in quantity demanded, revenue will rise. Do not lose these 2 marks for not using percentage uh, and proportionate का word rather than large and small. ठीक है, percentage proportionate लिखना बहुत जरूरी है. पी पार्ट की वही एक्सीडी वगैरह का. ठीक है, नॉलेज मार्क्स कोई नहीं है. सिंपली एनालिसिस ऑफ प्राइस चेंजेस ऑन द मार्केट फॉर सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स अप टू 4. अगर खाली कॉम्प्लीमेंट्स या सब्स्टिट्यूट का किया तो 3 से ऊपर नहीं देगा आपको. हमने पूरा डिस्कस किया. फॉर एनालिसिस ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ नॉर्मल, लग्जरी एंड इंफीरियर गुड्स व्हेन इनकम चेंजेस. आपने लाना प्राइस पे ही है, लेकिन पहले आपने बताना है इफ इनकम्स आर राइजिंग तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तब प्राइस बढ़ाएं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ नॉर्मल गुड थी. अगर लग्जरी थी तो ज्यादा प्राइस बढ़ा सकते हो, इनकम इलास्टिक डिमांड, समझ रहे हो. इस तरह करके आप लोगों ने इसको हैंडल करना है. और नेसेसिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी प्राइस चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, रेवेन्यू विल नॉट चेंज. अब जी ये आखिरी क्वेश्चन जो हमने किया 4A, सिंपली वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड एंड व्हाई अ राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन मे बी ऑफ कंसर्न टू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशन एंड हाउ इट्स मेजर्ड. अच्छा, इन्फ्लेशन का भी एक मार्क था. चलें जी, गलती होगी, मुझसे भी एक मार्क यहाँ छूट गया. इन्फ्लेशन को डिफाइन करें. सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. जी सॉरी, सर ये हमें पता कैसे चलेगा डिफाइन करने में, लिखा तो नहीं होता वैसे. देखो बेटे, इसमें एग्जाम में मैं आपको क्या मशवरा दूंगा. एक्सप्लेन हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड है, तो इन्फ्लेशन को की टर्म बनाओ. कैसे मेजर होता है, ऑटोमेटिकली सीपीआई आप बताओगे. ठीक है ना, बात समझ आ रही है. आई नो देर इज नो क्लैरिटी, कभी कभी एक आधा मार्क मिस हो जाता है. इट्स ओके, सबका होगा, कोई इतना मसला नहीं है. ठीक है, अब उसके बाद हाँ 3 मार्क्स हैं जी. सॉरी जी, अगर हम ऊपर वाले सारे की पॉइंट्स को डिफाइन कर दें, वेस्टेड एफर्ट होगा. आप कंज्यूमर्स को भी डिफाइन करोगे, प्रोड्यूसर्स को भी डिफाइन कर दोगे. नहीं सर वो तो सर साफ समझ आ रही है कि हाँ, जैसे हाँ इन्फ्लेशन नजर आ रहा था की टर्म में डिफाइन कर देनी चाहिए थी. ठीक है, मैंने समझा सीपीआई के 2 मार्क्स हैं. सीपीआई को मैंने डिफाइन कर दिया था. वो कह रहा है जी नहीं कि सीपीआई का नाम लेने का 1 मार्क है और इन्फ्लेशन का दूसरा मार्क है. ठीक है, आई टेल यू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आज से कोई 5-6 साल पहले का एक पेपर में आया था, और उसमें दोनों मार्क्स सीआईपी की डेफिनेशन थे, सीपीआई की डेफिनेशन के थे. सो दे आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट. तो एहतियातन दोनों को डिफाइन करते हैं, इन्फ्लेशन को भी और सीपीआई को भी. ठीक है, एप्लीकेशन एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम फॉर कंज्यूमर्स, लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, फिक्स्ड इनकम वालों को खास तौर पे, सेवर्स को उनकी रियल वैल्यू ऑफ मनी गिर रही है, इस तरह करके. 1 मार्क आइडेंटिफिकेशन, 1 मार्क एक्सप्लेन प्रॉब्लम, तो 2 मोर देन इनफ. लेकिन 3 कर दीजिएगा एहतियातन, जैसे हमने किया था कि जी फिक्स्ड इनकम वालों पे कर लिया था. इसके अलावा हम लेंडर्स की बात कर सकते हैं. दे लूज एज दे रिसीव बैक लेस इन रियल टर्म्स, वैल्यू ऑफ मनी गिर चुकी होती है जब उनका लोन वापस आता है, इस तरह करके. और इसमें से और कर दिया जी के परचेजिंग पावर कम हो जाती है. मैंने कहा जी कंज्यूमर पैनिक बाइंग में मुसलसल खरीदता है, जिसकी वजह से प्राइसेस और बढ़ती हैं, तो उनको और महंगाई का सामना करना पड़ता है, मजीद परचेजिंग पावर गिरती है. लास्ट जी, फर्दर एप्लीकेशन एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम टू प्रोड्यूसर्स, डिफिकल्टीज इन मेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन. इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको अनश्योर होते हैं कि हम क्या करें, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मुसलसल चेंज हो रही होती है. मेन्यू कॉस्ट की बात कर सकते थे. इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बात की लोकल गुड्स ने यहाँ पे कहा है रेफरेंस टू फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, मेन्यू कॉस्ट, शूड अदर कॉस्ट, export competitiveness and business confidence are relevant as well. So all problems of inflation can be यहाँ पे credit. At least 2 problems for each should be explained, and 1 problem well explained can gain 2 marks. मैं हल सबको क्लियर हो गए? Alrighty, let's look at the last one. We discuss whether a policy of increasing interest rate is the best way of controlling a rising rate of inflation. Sorry, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी की बात कर. जी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी की. वो पूछ रहा है जी डिस्कस करें कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई रुकेगी. 4 मार्क्स, क्यों रुकेगी. दोनों महंगाइयों की बात करें, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश की, आराम से एक्सप्लेन करें. फिर उसके बाद 4 मार्क्स, क्यों कामयाब नहीं होगी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पॉलिसी इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, अब हम तसल्ली से इसके 4 मार्क्स लेते हैं जी. बेस्ट है तो सर इसमें आप किसी और के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, क्या इसमें बेस्ट का वर्ड क्या 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 बेस्ट
ओ हाँ, सर एक मिनट एक इसमें जो मिनट, होना तो चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन अदर पॉलिसी, सॉरी मैंने देखा नहीं, बेस्ट जल्दी में कर गया हूँ। बेस्ट का वर्ड था मोस्ट इफेक्टिव का वर्ड, तो आप कम से कम एक और पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी को ले आए या सप्लाई साइड को ले आए। गुड वर्क मुनीब, शाबाश। तो 4 मार्क्स सिर्फ हैं जी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, 3 मार्क्स तक मैक्सिमम देगा अगर हम एडवांटेज करते हैं। सिंपली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा, रिटर्न ऑन सेविंग ज़्यादा, लोग सेव ज़्यादा करेंगे, बोरो कम, उससे स्पेंडिंग कम होगी, कंजम्पशन का इंजेक्शन कम होगा, फर्म्स इन्वेस्ट कम करेंगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हॉट मनी हमारे मुल्क में बैंक्स में फ्लो इन होगी, उससे हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगी। अप्रिशिएटेड करेंसी मींस एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट्स आर चीपर, एक्स माइनस एम गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, डिमांड पर इन्फ्लेशन कम। और अप्रिशिएटेड करेंसी की वजह से इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज और रॉ मटेरियल सस्ते होंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम। लेकिन शॉर्ट रन में करेंसी ऊपर जाने के बावजूद साइन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से वक्ती तौर पे करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा, उसकी वजह से एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगी, इंटरेस्ट रेट को इफेक्टिव होने में साल एक लग जाता है। तो 4 मार्क्स आ गए। अब कोई और पॉलिसी इसी तरह फिजिकल या सप्लाई साइड करें, उसका इन्फ्लेशन पे इफेक्ट बताएं, इवेल्युएट करेंगे दोनों में से कौन सी बेहतर है। सबको क्लियर है, ये मैं जल्दी से बता दूं। ट्रेनिंग वर्कर्स से स्किल्स बढ़ जाएंगी उनकी, जिससे सर वो लेस रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे और मोर प्रोड्यूस करेंगे। इसकी वजह से सर एग्रीगेट सप्लाई लाइट पे शिफ्ट जाएगा और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि शाबाश। गवर्नमेंट को प्रेशर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और और अदर शॉर्ट रन में हमेशा क्या गवर्नमेंट बोल रहे स्पेंडिंग से इन्फ्लेशन भी आएगी। शॉर्ट रन में मेनली इन्फ्लेशन पे रखो, शॉर्ट रन में डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगी क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आएगा। फॉलो कर रहे हो ना? सर? साथ समझ आई बात? जी सर, आ गई है। जी, इवैल्यूएशन जी, फिस्कल, मॉनेटरी, सप्लाई साइड तीनों यूज की जा सकती हैं। फिस्कल एंड मॉनेटरी क्विक हैं, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करते हैं और बाकी एम्स भी हासिल हो जाते हैं। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज कैन बी प्रेफर्ड अलॉन्ग विद डिमांड साइड पॉलिसीज। क्लियर हो गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? एनी क्वेश्चन? All right, let me see if there's any A2 student available. ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आखिरी वाला क्वेश्चन डिटेल में बता दूं, कोई बच्चा अगर यहाँ स्ट्रगल कर रहा हो तो? नो सर, वो था। ओके ओके, गुड गुड गुड। राहुली, एवरीबडी क्लियर? चलें, गुड इनफ जी। सो आई एम क्लोजिंग दिस रिकॉर्डिंग।